जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं NCERT क्लास 6। सब्जेक्ट है हिस्ट्री और चैप्टर है थर्ड। इससे पहले हम 2 अध्याय कर चुके हैं, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है, हमारे अतीत भाग 1। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक बेहतर तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय है 3 और अध्याय का नाम है आरंभिक नगर। तो चलिए, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। जो फोटो देख रहे हैं आप, ये हैं हरप्रीत और जसपाल। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले, यानी 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यदि हाँ, तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में छोड़ें। साइड में क्या लिखा है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, नोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। यानी कि इस तरह के सामान मिले हैं। और ये जो छोटे छोटे बॉक्सों में ये साइड में लिखा हुआ होता है ना, इसको ध्यान से पढ़ा करो, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये और ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। यानी कि ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहा? नगर दुर्ग। और निचला हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की पक, पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। है पक्की होगा, पक्की होगा, पक्की आई थिंक। जो आग पर आग से गर्म करके भट्टे में जो पका लेते हैं उसको कह रहे, वो उसको दर्शा रहे हैं शायद। ये पक्की से, पक्की का मतलब ये है। हाँ, तो पकी ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी, हाँ वही वाली बात है, आग पर जो
पकाते हैं ईंटों को भट्टी में या भट्टे में, वो सिस्टम है। इसकी ईंटें इतनी पकी थीं कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगर कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, यानी कि बड़ा बाथरूम। महान स्नानागार मतलब कि एक बड़ा बाथरूम या स्विमिंग पूल कह लो, या फिर स्विमिंग पूल कह सकते हैं हम इसको, ठीक। देखिए, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। क्या किया करते थे? स्नान, यानी नहाते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, बड़े बड़े स्टोरेज मिले हैं। तो ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये है महान स्नानागार, यानी कि एक बिग स्विमिंग पूल। हाँ, तो चारों तरफ से सीढ़ियां जैसा कि अभी बता रहे थे थ्योरी में, तो एक तो ये रही, एक ये रही, और भी होंगी किधर से शायद, ये हैं उतर रही हैं, ये उतर के आ रही हैं ना। कमरे ये रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है महान स्नानागार। आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भवन, नाले और सड़कें। ये हैं जी हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। ये चिनाई कर रहा है मजदूर। इस तरह से होती थी चिनाई, ये देख रहे हैं आप। ये चलिए हम पढ़ेंगे अब भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। यानी काफी समझदार लोग थे उस समय में, बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने का कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताइए। कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। अब पढ़ेंगे हम नगरीय जीवन। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। अच्छा, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देश की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे।
नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? सूची बना लीजिए भैया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसको देखते हैं कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये तो है नाला, ये देख रहे हैं आप। और ये है कुआं, जिसका अभी हमने पढ़ा कि घरों में मिले थे। और ये रही मोहर, और ये रहे पक्की मिट्टी के बने खिलौने। ओके, अब आगे देखेंगे हम नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। चलिए आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अरे तो बात तो एक ही है यार, अलग अलग लिखने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। सबसे आकर्षक क्या रहे? मनके, बाट और फलक। आइए आपको दिखाते हैं। और छोटा करें। अरे काफी लंबा है, छोटा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पढ़ेंगे, आ जाओ। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ऊपर यानी कि ये पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। बाएं यानी कि राइट, नहीं सॉरी लेफ्ट, ये इधर लेफ्ट तो ये होगा ना, ये होगा राइट। लेफ्ट ये रहा और राइट ये रहा। तो बाएं यानी कि लेफ्ट में ये जो आप देख रहे हैं, ये मनके हैं। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागे डालकर, ताकि कहाँ गए, बाएं इनमें कार्निल पत्थर से बने धागे डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं यानी कि राइट पत्थर के धारदार फलक, ये रहे, एक मिनट, ये धारदार फलक पत्थर के। और फलक नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। किसको? व्यक्ति को। ये रही मूर्ति, ठीक है, देख ली। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ से? यहां से। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार, किस पे? पृष्ठ 27 पर है। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो पृष्ठ 6 पर, देख लेंगे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। संभवतः 7000
संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। वाव। पक्की मिट्टी थी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी कि कपास के जो खेती का हमको मिला है 7,000 साल पहले, और मोहनजोदड़ो में उससे कपास से क्या बनता है आपका, सूत, सूत से बनेगा कपड़ा, तो उसके अवशेष मिले हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये लोग कपड़े पहनने सीख गए थे, और वो भी सूत के बना करके। तकलियां मिली हैं सूत कातने का, जो कि संकेत दे रही है, यानी कि ये सूत कातना भी जानते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया था, अभी जो हमने ऊपर मूर्ति देखी, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेंस। फेंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ये जो आप देख रहे हैं, फेंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब बात होगी कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। वाह, यानी कि ये इंपोर्ट भी करना जानते थे, इंपोर्ट करते थे माल। तो ये आप देखिए। चलिए अभी थोड़ी थ्योरी और पढ़ते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। वाह। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन या आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चलिए, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी मोहर है। यानी कि ये बात कर रहे हैं, खिलौना जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इस गाड़ी को, एक मिनट, ये गाड़ी को खिलौना बताया है इन्होंने, और ये जो है ये इसको बताया है इन्होंने मोहर। ये मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? नहीं। आगे है कि बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ, ये हल का चित्र है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे अब, हम पढ़ेंगे बाद में, पहले ये बताइए पढ़ कहाँ तक चुके थे हम। अफगानिस्तान से किया जाता था, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन।
लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी कि अच्छे खासे किसान बन गए थे ये लोग। अच्छी खासी फसलें ये लोग उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। चलिए, अगली हेडिंग है हमारी गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों के खदिर बेत, बड़े खतरनाक है यार नाम। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरों जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। आगे बढ़िए। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। ओके। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। कहाँ? यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं ये। चलिए, यहाँ पर एक इमारत मिली है। यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या है। मुद्रा यानी कि मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। ये जो आप देख रहे हैं गीली मिट्टी पर मोहर लगाकर उसकी छाप जो बन जाती है उस तरह का। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। वाह, काफी दिमाग लड़ाते थे, मतलब टेक्निकल थे। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, और जब पता लगा लो तो कमेंट बॉक्स में हमें ही बता देना। ठीक।
आगे है सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 यानी कि 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। अरे, नुकसान हो गया ये तो यार। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों पर हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूरब और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो काफी रोचक लगती हैं ये चीजें कि इतने अच्छे से ये लोग रहते थे, इतने बढ़िया काम धंधे इनके चल रहे थे, और फिर अचानक से एक कहर आया या तूफान आया, सारे लोग मर गए या घर छोड़ छाड़ के भाग गए। क्या हुआ क्या नहीं, इसके बारे में अभी खोज चल रही है। तो चलिए अन्यंत्र में हम देखते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। पिरामिड ये देख रहे हैं आप, ये ट्राइंगल जैसी शेप की ये बिल्डिंग। तो लगभग कहाँ थे हम, नाम से पिरामिड नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ ही और अनेक चीजें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं कहाँ गया, अरे, सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। वाह भाई, मतलब मर जाते होंगे तो दफनाते थे या जिंदों को दफनाते थे? बात कुछ क्लियर नहीं हुई ना। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। अब ऐसा तो है नहीं कि मालिक मर गया तो नौकर भी मर जाते होंगे। मालिक मरा है तो नौकर जीवित रहते होंगे, उन्हें जबरदस्ती दफना देते होंगे। ऐसा रहा होगा। जो भी है, काफी रोचक है चीजें। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? नहीं 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 नहीं, मरने के बाद तो नहीं पड़ती होगी। कल्पना करो, क्या कल्पना करोगे, तुम अपने माता पिता के साथ 400 साल पहले लोथल में मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। तो ये बात आपको कहाँ करनी है, ये बात आपको करनी है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप ये चीज लिख देना, ठीक है। और चैप्टर है समाप्ति की ओर ही है चैप्टर, थोड़ी देर और बची है। उपयोगी शब्दों पर ध्यान दें जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हो सकते हैं नहीं हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो सजा के इनको पढ़ेंगे हम। पहला है नगर दुर्ग, नगर। दूसरा है नगर दुर्ग। तीसरा शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई। इन शब्दों के मतलब क्या थे और क्या है उस बारे में ये जानना चाह रहा है। सीधी बात, नो बकवास। तो आओ याद करें। पहला है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था। तो कैसे ज्ञात हुआ, कपड़ा मिला था ना उस पे चिपका हुआ, और कतली तकली मिली थी सूत काटने वाली। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सुमेल कीजिए, तांबा, सोना, टिन और बहुमूल पत्थर कहाँ कहाँ मिले हैं। तांबा ज्यादातर उसमें सॉरी राजस्थान में था,
गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, अफगानिस्तान, इनको आपको जोड़ना है कि कौन सी धातु कहाँ मिली या कौन सी धातु के स्रोत कहाँ ज्यादा थे। तीसरा है हड़प्पा के लोगों ने हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, ये चीज बताइए और चर्चा होगी आगे। चर्चा है आगे। चार है, इस अध्याय में पकी ईंट, पकी मिट्टी, टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादातर पसंद आए होंगे। पांचवा है, हड़प्पा के लोगों को भोजन सामग्री की सूची बनाओ। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताओ। और 6 नंबर पे है, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अपने उत्तर का कारण बताओ। और भाई कमेंट बॉक्स में लिख पाओ या ना लिख पाओ, अपनी डायरी में ये चीजें जरूर लिखना, लिखने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखिए। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले शुरू हुई। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले यानी 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत लगभग 3900 यानी 3900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले यानी 2500 साल पहले। आगे बढ़िए, आओ करके देखें। क्या करके देखने को कह रहे हैं ये। 7 नंबर पर अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दें। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाकों में बनी हैं। इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है। और 8 नंबर पर है कि तुम्हारे इलाकों में कोई पुरानी इमारत है, यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उसकी देखभाल कौन करता है। उसकी देखभाल कौन कर रहा है, भूत कर रहे हैं उसकी देखभाल, ठीक है। चले भी मत जाना उधर। तो चैप्टर हो गया है समाप्त। ये एनसीईआरटी क्लास 6 यानी कि हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 3 हमने पढ़ लिया है। इससे पहले 2 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। अब अगली मुलाकात होगी अध्याय 4 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।